स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पे। आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की जो वीडियो है आपकी पार्ट 2 है। जी हाँ, आप आज की वीडियो आपकी पार्ट 2 है। जो भारत है उसके बारे में हमने बता दिया, जिसमें हमने बताया है आपको कि मुद्रा शास्त्र क्या होता है और जो अभिलेखों का शास्त्र क्या कहते हैं। उसके बाद अशोक के बारे में हमने बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बारे में बताया था, गुप्त वंश के बारे में बताया था। उसके बाद जो बुक्स थी, जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी, उसके बारे में हमने बता दिया डिटेल से। और लास्ट हिंदू जो सम्राट थे उसके बारे में हमने डिटेल से बात की है। तो पार्ट वीडियो 1 है, वो चैनल पर पड़ी हुई है, चैनल पर अपलोड कर दिया, उसको जाके देखिएगा। उसके बाद यहीं से कंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि जो लास्ट हिंदू सम्राट थे हर्षवर्धन, उसके बाद से जहां से तुर्की आक्रमण हुआ, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का उदय हुआ, वो सब कुछ इस वीडियो में हम प्रोवाइड कराने वाले हैं आपको। वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, जब आप पढ़ते रहते हैं ना, लूसेंट से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है उसके अंदर, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो पार्ट 1 बना दिया, उसको देखिएगा। पार्ट 2 आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि भारत में जब हिंदू राष्ट्र, लास्ट हिंदू राष्ट्र खत्म हो गए हैं आपके, उसके बाद तुर्की आक्रमण हुआ है, अरब आक्रमण हुआ है, मोहम्मद गजनबी या दूसरी तरह के इल्तुतमिश, ये सब कुछ आ गए हैं। उनके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, पहला जो आ गया है कि आपके यहाँ पे तुर्की आक्रमण के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पहला जो अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम ने, मैंने पहले ही बता दिया था कि आपके जो भारत है उस पर पहला अरब जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में किया था। और ये सिंध क्षेत्र में किया था। उस टाइम राजा कौन थे? दाहिर राजा थे। तो दाहिर राजा थे, 712 में किया था। और कहां किया था? सिंध क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम। ये आप याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम था पहला अरब आक्रमणकारी। उसके बाद तुर्क के बारे में बात कर लेते हैं कि पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला जो तुर्क आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद गजनबी। जी हाँ, मोहम्मद गजनबी ने 988 ईसा पूर्व में आपका युद्ध हुआ था, उन्होंने आक्रमण किया था। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। जो उनका महत्वपूर्ण युद्ध जो था, जो उन्होंने आक्रमण किया था, वो सोमनाथ मंदिर। जी हाँ, सोमनाथ मंदिर का उनका सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध था वो माना गया था। और इससे उन्होंने बहुत ज्यादा सोना चांदी यहां से लूट कर अपने देश ले गए थे। और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट बन जाता है कि मोहम्मद गजनबी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया। तो 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1025 में सोमनाथ मंदिर पर जो उन्होंने आक्रमण किया था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे क्या पॉइंट यहां से बनता है, तो उनको क्या कहा जाता है? देखिए, मोहम्मद गजनबी जो थे उनको मूर्ति भंजक। जी हाँ, मूर्ति भंजक मतलब मूर्ति बहुत ज्यादा तोड़ी थी, बहुत ज्यादा विनाश किया था, मंदिरों को तो उसने तहस नहस करके रख दिया था। और आपको बता ही दिया है कि 1025 में सोमनाथ मंदिर का जो अटैक हुआ था उसका मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। मूर्ति भंजक भी उसको कहा जाता था। उसके साथ कुछ लेखक भी आए थे भारत में, उनकी कुछ प्रमुख प्रसिद्धियां हैं। जो लेखक थे उनकी क्या क्या उन्होंने लिखा था, जो उसके साथ भारत आए थे। देखिए, फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा। जो उसके साथ फिरदौसी आए थे उन्होंने शाहनामा। और अलबरूनी ने क्या लिखा था? तहकीके हिंद। दो आए थे, फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा और अलबरूनी ने लिखा था तहकीके हिंद। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं। तो फिरदौसी ने कौन सा लिखा था? कुछ भी पूछ लेगा कि फिरदौसी ने कौन सी किताब लिखी थी, तो आपको बताना होगा शाहनामा लिखी थी किसने? फिरदौसी ने। और अलबरून ने लिखी थी तहकीके हिंद। ये किसने लिखी थी? आपका ये लिखा था अलबरूनी ने। तो ये दो किताबें आपके लिए मोस्ट हो जाती हैं, काफी बार ये पूछ लेता है। आगे चले और आगे बढ़ते हैं और पूछता है कि गोरी कबीले के मुखिया कौन था? तो गोरी कबीले का जो मुखिया था मोहम्मद गोरी। जी हाँ, मोहम्मद गोरी आपका गोरी कबीले का था। मोहम्मद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया था, उसमें से 1025 का जो आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पे, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं तो मिलता है हमें गोरी कबीले का मुखिया कौन था? मोहम्मद गोरी कबीले का मुखिया था। और उसने 1175, जी हाँ, 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया था। ठीक है, मुल्तान पर आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद गोरी ने। आगे देखते हैं तो मिलता है कि 1178 में जब गुजरात के, देखिए 1178 में गुजरात के राजा भीम द्वितीय से, मलराज से तथा 1191, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो 11 की तराइन का युद्ध
एक तो पूछ लेता है आपका कि तराइन का युद्ध कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था। किस किसके बीच में हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। और क्या पूछ लेता है कि इसमें विजय किसकी हुई थी, तो देखिए पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय हुई थी। और किसको हराया था उसने, मोहम्मद गोरी को उसने हरा दिया था ये तराइन के युद्ध में। तराइन का युद्ध कब हुआ था, 1191। ये फैक्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। आपका यहां से पॉइंट बनेगा कि 1191 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में। किस किस के बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। किसकी विजय हुई थी, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय। चलिए ये हो गया आपका। और दूसरे चलते हैं कि 1192, जी हाँ, पहला जो तराइन का युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका कब, 1191। और 1192 में क्या हुआ था, 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1191 में पहला युद्ध और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के ही बीच में हुआ था, ठीक है, मोहम्मद गोरी के ही बीच में हुआ था। और उसके बाद 1194 में जयचंद को उसने हरा दिया था। तो मतलब क्या हुआ कि 1191 में उसने हराया, मोहम्मद गोरी को हराया था पृथ्वीराज चौहान ने। और 1192 में द्वितीय तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हरा दिया पृथ्वीराज चौहान को। और 1194 में किसको हराया, जयचंद को हरा दिया था। और उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली पर उसने कब्जा कर लिया। देखा आपने, फर्स्ट अटैक में वो हारा था, फर्स्ट अटैक में वो क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान से हार गया था। सेकंड अटैक में उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और उसके साथ थर्ड में क्या किया उसने, जयचंद को भी हरा दिया। तो इसका मतलब यहां से निकल कर आता है कि यार अपने जो करने के काम है ना वो करते रहिए, निरंतर आप अपने जो आपका पथ है ना उस पर जो गोल है उसके आगे बढ़ते रहिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। यहां से हो गया। उसके साथ आगे कौन आया था, देखिए गोरी के साथ एक उसका जो सेनापति था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय को उसने तहस नहस कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तहस नहस किया था, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसके साथ आया था, मोहम्मद गोरी का सेनापति था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था किसने, कुमार गुप्त ने, ठीक है। ये फैक्ट्स याद रखेंगे। और यहां से फिर किसकी नींव पड़ गई थी, दिल्ली सल्तनत की इसकी नींव पड़ गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जब आपका दिल्ली सल्तनत हमारा पड़ गया और ये पहला क्या आया, गुलाम वंश या मामूल वंश, ये दो पूछ लेता है। दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश बनता है गुलाम वंश या मामलूक वंश, ये दो हैं आपके पास। और उसके संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक आपके संस्थापक थे पहले। तो इनका क्रम क्या रहने वाला है, देखिए पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आ गए, उसके बाद उसके दामाद था इल्तुतमिश, उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद आ जाएगा, उसके बाद बलबन आ जाएगा और रजिया सुल्तान भी बीच में है तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो उसी क्रम में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा जितना मोस्ट इंपोर्टेंट इनके बारे में है उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा इनके बारे में हम नहीं जाने वाले। तो देखिए पहला क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछ लेते हैं। गुलाम वंश का जो संस्थापक थे वो यही थे। और इसने ही पहले लाहौर थी इनकी राजधानी, उसके बाद इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया, ठीक है। पहले इनकी राजधानी क्या थी, लाहौर थी, और उसके बाद इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। और ये कौन थे, ये मोहम्मद गोरी के, जी हाँ, ये कौन थे, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, ये क्या थे, मोहम्मद गोरी के कौन थे, गुलाम थे। ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। और भारत जब विजय उन्होंने प्राप्त की, जैसे मोहम्मद चौहान को हरा दिया, उसके बाद जयचंद को हरा दिया, तो वापसी भारत से लौटते हुए उन्होंने अपने जीते हुए भारत के कुछ राज्य आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिए थे। इसके बाद इन्होंने, जैसा कि मैंने बताया, पहले इनकी राजधानी क्या था, लाहौर था, उसके बाद इन्होंने दिल्ली को अपना राजधानी बना लिया। उसके बाद इन्होंने सूफी संत, इनका सूफी संत कौन थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया, ठीक है। और कुतुब मीनार कहां पर है, ये दिल्ली में है, ये कहां पर है, दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में है। और इन्होंने किसके नाम पर रखाया था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इन्होंने इसका निर्माण कराया था। आगे देखते हैं कि पहली मस्जिद क्या थी, तो भारत में प्रथम मस्जिद जो थी, मस्जिद कुतुब उल इस्लाम, जी हाँ, पहली मस्जिद कौन थी भारत में, मस्जिद कुतुब उल इस्लाम। ये आपकी पहली मस्जिद थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अभी हमारे यहाँ पर बनवाई थी। उसके बाद इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। कौन सा बनवाया था, 2.5 दिन का
2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या कराया था? आपका जो कुतुब मीनार थी दिल्ली में, कुतुब बख्तियार काकी के नाम से इंस्पायर होकर इन्होंने आपका कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। उसके बाद इन्होंने मस्जिद कुतुब उल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाई, कुतुब उल इस्लाम नामक मस्जिद बनवाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आगे चलते हैं इल्तुतमिश की तरफ। ठीक है, इल्तुतमिश की यहाँ से तो यही आ जाएगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसके बाद पूछ लेगा कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने कराया था? वो कंस्ट्रक्शन का अलग है, लेकिन नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में रखी थी। इनकी जो राजधानी थी लाहौर से इन्होंने शिफ्ट की थी दिल्ली की तरफ। और ये कौन थे? ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। जब मोहम्मद गोरी विजय पाकर यहाँ पर जब वापस जा रहा था तो भारत का कुछ क्षेत्र इसको दान दे दिया था। आगे चलते हैं तो ये यहाँ पे है अजमेर में इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है। और ये किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे चलते हैं इल्तुतमिश की तरफ बढ़ते हैं। ये इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और इसीलिए कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया था। स्टार्टिंग किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसका जो काम था, कंस्ट्रक्शन का काम था, वो पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया? इक्ता प्रणाली। इसने कौन सी प्रणाली अपनाई थी? इसने अपनाई थी इक्ता प्रणाली का आविष्कार किया या प्रणाली इसने अपनाई थी। ये प्रणाली इसकी अपनी बनाई हुई थी। इसमें क्या करते थे कि कोई भी जो गुलाम थे या इनके साथ काम करने वाले थे उसको वेतन ना देके कुछ भूमि का टुकड़ा दे देते एज ए सैलरी के रूप में। तो एकता प्रणाली में क्या था कि एकता प्रणाली में वो पैसे ना देकर उसका भूमि का थोड़ा सा बहुत टुकड़ा दे देते थे एज ए सैलरी के तौर पे। उसके बाद इन्होंने और क्या किया था, इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इन्होंने चांदी का टका इन्होंने क्या चलाया था? चांदी का टका। तांबे का क्या चलाया था? तांबे का जीतल। ये 2 सिक्के चलाए थे इन्होंने। तांबे का टका चलाया था और चांदी का टका चलाया था, तांबे का जीतल चलाया था। एकता प्रणाली इन्होंने यूज किया था। और उसके बाद कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन काम था वो इल्तुतमिश ने ही पूरा किया था। ये 2-3 फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि एकता प्रणाली तो बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि एकता प्रणाली किसने स्टार्ट की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। चांदी का टका किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। उसके बाद इनके जो राज्य में एक सबसे बढ़िया थी कि इन्होंने एक 40 अमीरों का दल, जी हाँ 40 अमीरों का दल भी इन्होंने ही इल्तुतमिश ने बनाया था। उसको क्या बोलते? चहलगामी। इसको क्या बोलते थे? चहलगामी। ये 40 अमीरों का दल था, चहलगामी उसको बोलते थे। तो ये फैक्ट्स है इल्तुतमिश से लेकर, और इतना ही पढ़ना है, इसी में से आपको 1-2 नंबर का फंस जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद कौन आया? रजिया सुल्तान। जी हाँ, रजिया सुल्तान आई इल्तुतमिश के बाद में। और ये पहली ऐसी दिल्ली सल्तनत की एक ऐसी महिला थी जिसने लाल वस्त्र पहन के जनता के सामने गई थी अपने अधिकार को मांगने के लिए। और पहली दिल्ली सल्तनत की एक मुस्लिम महिला जो शासन या सिंहासन पर बैठी। तो पहली मुस्लिम महिला जो कौन थी जो सिंहासन पर बैठी थी? रजिया सुल्तान। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रजिया सुल्तान थी आपकी जो पहली बार गद्दी पर बैठी थी एज ए मुस्लिम वुमेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं गयासुद्दीन बलबन। इसको बलबन के नाम से जाना जाता है, गयासुद्दीन बलबन। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि रजिया सुल्तान से लेकर आगे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपसे बस उतना पूछा जाएगा कि पहली वुमेन कौन थी जो वहां पर बैठी थी। अगर इसके अलग आपको जानना है तो इनका गुलाम था। गुलाम कौन था? याकूल। इसको इन्होंने क्या बनाया था? आमिर एक आकुर। आमिर जो घोड़ों के अस्तबल का के रूप में प्रधान था, घोड़ों का अस्पताल का प्रधान थे ये इनके जो गुलाम थे। उसके बाद इनका 2240 में इनकी मृत्यु हो गई थी विद्रोह के टाइम पे। तो वहां पर इनका ज्यादा याद नहीं करना, बस उतना ही करना है कि इनके जो पहली महिला शासक ऐसी कौन थी मुस्लिम जो गद्दी पर बैठी थी। ठीक है, गयासुद्दीन के बारे में बात कर लेते हैं। गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन को बलबन के ही नाम से जानते थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सजदा और पाबोस की नीति अपनाई थी।
ठीक है। सिजदा मतलब सिर झुकाना और पाबोस पैर छूना, इस तरह की नीति जो भी इनके राज्य में आते थे ये पैर छुपाते थे। और सिर झुकाने की जो नीति थी किसने चलाई थी? गयासुद्दीन बलबन ने। और इन्होंने कौन से त्यौहार की जो चलाया था? नौरोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि नौरोज जो त्यौहार थे वो किसने चलाए थे? गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। आगे देखते हैं। और इनकी जो नीति थी लोह और रक्त की, बहुत ज़्यादा क्रूर टाइप का था। तो इनकी जो नीति थी किस तरह की? लोह और रक्त की इनकी नीति थी। और इनके टाइम का जो लास्ट जो आपका, तो यहाँ से क्या क्या फैक्ट्स बन जाते हैं मैं बता देता हूँ कि नौरोज जो त्यौहार थे वो किसने चलाए थे? बलबन ने चलाए थे। सिजदा और पाबोस किसकी नीति थी? ये भी गयासुद्दीन बलबन की थी। और किसके जो नीति थी लोह और रक्त वाली कहलाई जाती है? गयासुद्दीन बलबन की कहा जाता है। और इनके जो लास्ट राजा थे, चलिए आगे देख लेते हैं। देख, कैमूस इस वंश का लास्ट राजा था। कैमूस जो था इस वंश का राष्ट्र राजा था। और उसके बाद किसने उसको मारकर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली थी। तो बलबन वंश का अंत हो गया था, गयासुद्दीन बलबन जो थे। उसके बाद कौन आया था? कैमूस इस वंश के लास्ट थे और यहाँ से खिलजी वंश की नींव डल गई थी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। तो पूछ लेता है कई बार कि खिलजी वंश की जो संस्थापक थे कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। चलिए खिलजी वंश की तरफ बढ़ लेते और देख लेते हैं कि खिलजी वंश में क्या कुछ है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी था। और उसके बाद यहाँ से खिलजी वंश से उतना ही पढ़ना है कि संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। और ये बहुत ज़्यादा दिल्ली की सल्तनत पर ये इन्होंने बैठे थे। हिंदुओं के प्रति उदार कहा जाता है, तो मुझे तो कोई भी उदार नहीं लगता, लेकिन इतिहास में है कि भाई ये उदार थे हिंदुओं के प्रति। आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के लिए पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी सेकंड नंबर पे आ जाता है। ये इनके कौन थे? ये चाचा थे। जलालुद्दीन खिलजी कौन थे? चाचा थे अलाउद्दीन खिलजी के। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मारकर, जलालुद्दीन को मारकर गद्दी हासिल की थी। तो किसी ने किसी का वध करके अपनी जो गद्दी है वो सेव की है, बचाई है। तो यही इतिहास है दिल्ली सल्तनत का कि एक दूसरे का खून बहा के ये गद्दी पर बैठे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो उपाधि ली थी सिकंदर ए सानी। जी हाँ, सिकंदर ए सानी की किसने उपाधि ली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी उपाधि ली थी? सिकंदर ए सानी। कभी कभी पूछ लेता है कि सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी। और टैक्स जो था 1/2 इन्होंने बढ़ा दिया था। टैक्स बढ़ा दिया था कितना? 1/2 इन्होंने टैक्स भी बढ़ा दिया था। इनके टाइम में एक सबसे अच्छी जो काम हुआ था, जो इन्होंने किया था, इन्होंने दाग प्रथा का अपनाया था। दाग प्रथा इन्होंने स्टार्ट की थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? नगद वेतन का भी इंतजाम किया था। जैसे आपका इल्तुतमिश ने क्या किया था? उन्होंने किया था एकता प्रणाली, लेकिन इन्होंने क्या किया था? नगद वेतन का इंतजाम किया था कि जो भी सैलरी के एज ए सैलरी के रूप में ये नगद वेतन देते थे। उसके बाद क्या था? स्थायी सेना। ये कुछ इनके इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको देखना चाहिए। दाग प्रथा किसने अपनाई थी? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थानीय मतलब जो आपका जो सेना थी, स्थायी सेना किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। उसके बाद इन्होंने जो बाजार था वहां का उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था और उस अपने हिसाब से इस सबको चलाते थे। आगे देखते हैं कि गुजरात को जो अभियान था, गुजरात अभियान में कौन मिला था इनको? मलिक काफूर मिले थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलिक काफूर किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन खिलजी के। मलिक काफूर के बारे में कई बार पूछ लेता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये कहाँ मिले थे? गुजरात अभियान में मिले थे। कहाँ मिले थे मलिक काफूर? गुजरात अभियान में मिले थे। और किसके थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के। और मलिक काफूर को क्या बोलते हैं? मलिक काफूर को क्या बोलते हैं? 100 दिनारी। 100 दिनारी बोलते हैं। 100 दिनारी इनको बोला जाता है। ठीक है, 100 दिनारी इनको बोला जाता है। मलिक काफूर को 100 दिनारी भी बोला जाता था। और मलिक काफूर कहाँ मिले थे? गुजरात अभियान के दौरान ये मिले थे। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुबारक शाह खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पढ़ लिया।
सिकंदर ए सानी की उपाधि ली थी। कर जो था 1/2 बढ़ा दिया था। उसके बाद इन्होंने नगद वेतन की प्रथा अपनाई थी। उसके बाद इन्होंने स्थायी वेतन का बनाया था और दाग प्रथा अपनाई थी। और जो जितना भी बाजार था उसको अपना कंट्रोल कर लिया था। और इन्हीं के टाइम में मलिक काफूर भी इनको मिला था गुजरात अभियान के दौरान, और उसको क्या कहा जाता है, 100 दिनारी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी के बारे में ओनली आपको इतना पढ़ना है कि इन्होंने अपने आप को खुद ही खलीफा घोषित किया था। पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने आप को क्या घोषित किया था, खलीफा। क्या घोषित किया था, खलीफा घोषित किया था। और अमीर खुसरो, जी हाँ, क्या अमीर खुसरो जो इनके दरबार में रहते थे उसने क्या किया था, सितार और तबले का आविष्कार किया था। कभी कभी पूछ लेता है कि सितार और तबले का आविष्कार किसने किया, तो अमीर खुसरो ने किया था। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं तूतीए हिंद। तूतीए हिंद, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछ लेता है तूतीए हिंद कौन है, अमीर खुसरो या पैरोट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। और पूछ लेता है, क्वेश्चन बन जाता है, सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया, अमीर खुसरो ने किया था। और मलिक काफूर जो था, मलिक काफूर थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो गुजरात अभियान में मिले थे। तो ये सब पॉइंट है। इसकी पीडीएफ में आपको डाल दूंगा, कहां पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, पंकज फौजी ग्रुप में आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारी कुछ मैं वहां पर आपको डाल दूंगा। इसके बाद एक चीज और मैं बताऊं, अमीर खुसरो ने क्या लिखा था, आशिका बुक लिखी थी इन्होंने, किताब लिखी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बार याद कर लेना। तो क्या क्या क्वेश्चन बन गए कि आपको तबले का या सितार का आविष्कार किसने किया, अमीर खुसरो ने। और आशिका बुक किसने लिखी, अमीर खुसरो ने। और तूते हिंदी किसको बोलते हैं, अमीर खुसरो को बोलते हैं। यहां से ये पॉइंट बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो तूतीय हिंद का भी यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि कौन था, अमीर खुसरो। चलिए, ये सब कुछ हो गया, बढ़ते हैं अब आपका तुगलक वंश पर। हमने गुलाम वंश की बात कर ली, खिलजी वंश की बात कर ली, अब बढ़ते हैं तुगलक वंश में। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक थे कौन थे, ये रखा है यहाँ पे, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक आपके तुगलक वंश के संस्थापक थे। और गयासुद्दीन कौन थे, ये अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। ठीक है, कौन थे ये, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। और इनका जो अचीवमेंट मान लेते कि इन्होंने मंगोल आक्रमणकारियों को 29 बार विफल किया था। मंगोल आक्रमणकारों पे 29 बार इन्होंने सफलता पाई थी। तो तुगलक वंश की स्टार्टिंग में तुगलक वंश का किसने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। और ये कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। इन्होंने 29 बार मंगोलों आक्रमणकारियों को विफल किया था। एक चीज, इनका बहुत ज्यादा कल्याणकारी इनको माना जाता है, क्योंकि इन्होंने देखे नहर खुदवाई थी और नल भी लगवाए थे बहुत सारे सिंचाई विचाई के लिए। तो इनको कल्याणकारी राजा माना जाता है। और इन्होंने किस नगर की स्थापना की थी, तुगलकाबाद, तुगलकाबाद नगर की इन्होंने स्थापना कराई थी। और इसी लकड़ी से दबकर, लकड़ी का महल था, लकड़ी के महल से दबकर इनकी मृत्यु हो गई थी, महल में दबकर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, उसके बारे में बस इतना ही पढ़ना है। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछ लेता है। तो इसको आप याद कर लेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को अनपढ़ राजा या महामूर्ख कहा जाता है, या क्या बोलता है, पिशाचू। जी हाँ, रक्त पिशाचू भी इसी को बोला जाता है। और पागल राजा, सब कुछ इन्हीं का बोला जाता है। लेकिन इनका नाम क्या था, जोना खा, इनका नाम जोना खा भी था। लेकिन इनको अनपढ़ राजा, महामूर्ख, पागल, जोन और रक्त पिशाचू, ये सब कुछ इनको माना जाता था। लेकिन मैं बताऊं, तुगलक वंश के सबसे जो विद्वान राजा थे वो यही थे। मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे ज्यादा विद्वान राजा कहा जाता था, माना जाता था। ये बात अलग है कि उनकी कोई भी नीति सक्सेस नहीं हुई, सफल नहीं हुई, लेकिन इनको सबसे ज्यादा मतलब पढ़े लिखे या और तरह से, किसी भी तरह से मान लीजिएगा, इनको
उस तरह की माना जाता है कि भाई इंटेलिजेंट थे, लेकिन इनकी कोई भी ग्राउंड लेवल पर कोई भी नीति सक्सेस नहीं हुई थी। इन्होंने क्या किया था, दीवान ए कोही, जी हाँ, दीवान ए कोही नाम का एक विभाग बनाया था, स्थापित किया था। ये किस लिए था, ये कृषि के लिए था। ये किस लिए था, ये कृषि के लिए बनाया हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि दीवान ए कोही किसने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक विभाग बनवाया था। किसके लिए, कृषि के लिए ये सब कुछ बनवाया था। इनके ही काल में जिन प्रभा सूरी, जी हाँ, जैन मुनि थे जिन प्रभा सूरी, इन्हीं के काल में आए थे। तो जिन प्रभा सूरी कई बार पूछ लेता है कि जिन प्रभा सूरी किसके काल में आए थे, जिन प्रभा सूरी, जिन प्रभा सूरी जैन मुनि थे और किसके काल में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे। तो ये बहुत ज्यादा उदार किस्म के थे, होली होली में भी ये पार्टिसिपेट करते थे। इनके टाइम में एक और अच्छी बात हुई थी जो बहुत ज्यादा याद करने लायक है, बहुत ज्यादा क्या है, देखिए इब्न बतूता, इब्न बतूता यात्री आए थे मोरक्को से। कहां से आए थे, मोरक्को से। उन्होंने क्या लिखी थी, रेहाल, रेहाला इन्होंने किताब लिखी थी, रेहाला नामक बुक लिखी थी। किसने, इब्न बतूता आए थे, कहां से, मोरक्को से, मोरक्को से आए थे। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि इब्न बतूता रेहाला नामक पुस्तक लिखी थी और किसके, कहां से आए थे, मोरक्को से आए थे। और किसके टाइम में आए थे, ये भी आए थे आपके कुतुब मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आए थे। तो यहां से क्या क्या चीजें बन जाती हैं कि जिन प्रभा सूरी किसके दरबार में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। उसके बाद रेहाला पुस्तक किसने लिखी थी, इब्न बतूता ने लिखी थी। ये क्वेश्चन बनता है। और रेहाल पुस्तक के जो लेखक थे वो कहां से आए थे, मोरक्को से आए थे। दीवान ए कोही नामक जो विभाग था किसके टाइम में चलाया था, किसने चलाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। किससे रिलेटेड था, कृषि विभाग से रिलेटेड था। और इनकी जो योजनाएं थी, योजनाएं कौन कौन सी थी, सांकेतिक मुद्रा इन्होंने लिखी थी, राजधानी का स्थानांतरण कर दिया था, या दूसरी तरह के भी थे। लेकिन दुर्भाग्य इतना गंदा था इनका कि कोई भी जो योजना थी इनकी ग्राउंड लेवल पर सक्सेस नहीं हुई थी। इसीलिए इनको पागल राजा, अनपढ़ या दूसरी तरह के नाम इनको दिया जाता था। इन्हीं के टाइम में उत्तर पश्चिम में, इन्हीं के टाइम में दक्षिण भारत, सॉरी इनकी टाइम में दक्षिण भारत में दो राज्य का उदय हुआ था। एक था आपका विजयनगर, एक था आपका विजयनगर और दूसरा था बहमनी राज्य। तो विजयनगर के जो संस्थापक थे कौन थे, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का। इसके जो थे कौन थे, हरिहर और बुक्का थे। और बहमनी राज्य के कौन थे, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ये कौन किसके थे, बहमनी राज्य के थे ये। और विजयनगर साम्राज्य के कौन थे, हरिहर और बुक्का, इनके जो मेन थे। ये दोनों ही राज्य का जो स्थापना हुई थी ये अलाउद्दीन, ये इनके किसके हुए, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे और क्या है। इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान लेते हैं कि फिरोज शाह तुगलक को बहुत ज्यादा कल्याणकारी राजा माना जाता था। और क्यों माना जाता था, देखिए इन्होंने दीवाने बदगान, दीवाने खैरात, ये दोनों ही इनका निर्माण कराया था, इनका बनवाए थे ये, दीवान ए बगदाद और दीवान ए खैरात, ये दोनों को चलवाए थे। और उसके बाद इन्होंने सिंचाई के लिए नहरें भी खुदवाई थी। ठीक है, नहरें भी खुदवाई थी। और इसके बाद इस वंश का जो सबसे लास्ट राजा था वो कौन था, नसरुद्दीन मोहम्मद, नसरुद्दीन मोहम्मद था। उसके बाद तैमूर ने इस पर आक्रमण किया और ये सब कुछ वंश का भी नाश हो गया। और इनका एक सबसे बढ़िया क्या था, इन्होंने कुतुब मीनार का क्या था, जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने क्या कराया था, कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार भी कराया था। देखिए जीर्णोद्धार भी कराया था किसका, कुतुब मीनार का। अब फिरोज शाह तुगलक के बाद में हम बढ़ते हैं और आता है क्या, सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, खिज्र खां। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लेता है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। और क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि खिज्र खां किस वंश से संप्रदाय रखते थे या किस वंश से रिलेटेड थे, तो सैयद वंश से थे। और सैयद वंश के संस्थापक कौन थे, खिज्र खां थे। तो एक क्वेश्चन बनता है और उसको कई बार घुमा फिरा के पूछ लेता है। तो आपको सैयद वंश से आपको यही एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही आपको याद करना है, आगे नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं दौलत लोधी वंश की तरफ, लोधी वंश की तरफ बढ़ते हैं। लोधी वंश का जो संस्थापक थे कौन थे, बहलोल लोधी। कौन थे, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। और इन्होंने किस तरह के सिक्के चलाए थे,
बहलोल नामक सिक्के चलाए थे। किस तरह के सिक्के चलाए थे? बहलोल नामक सिक्के चलाए थे। लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी, और बहलोल लोदी ने किस तरह के सिक्के चलाए थे? बहलोल नामक सिक्के चलाए थे, और ये पहले अफगान राजा थे, अफगान शासक थे। ठीक है, ये पहले अफगान शासक थे, इन्होंने बहलोल नामक। तो यही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोदी वंश के थे बहलोल लोदी, और लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने किस नाम से सिक्के चलाए थे? तो बहलोल नामक सिक्के चलाए थे, और ये पहले अफगान शासक थे। इनके बाद कौन आता है? सिकंदर लोदी। ठीक है, इसके बाद कौन आता है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी में क्या क्या फैक्ट्स बनते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, सिकंदर लोदी किस भाषा में अपनी कविताएं लिखता था? गुलरुखी नाम से कविताएं ये सिकंदर लोदी रखता था। ठीक है, और इनकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात यहां से निकल के आती है, इन्होंने 1504 में, देखिए 1504 में इन्होंने क्या किया था? आगरा जो नामक शहर है वो 1504 में किसने बनाया था? सिकंदर लोदी। कई बार पूछ लेता है कि आगरा नगर के संस्थापक कौन थे, किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। कब बसाया था? 1504 में बसाया था। उसके बाद 1504 के बाद 1506 में उसको आगरा को अपनी राजधानी बना लिया था। कहां से? पहले क्या थी इनकी? तो दिल्ली इनकी पहले राजधानी थी, और दिल्ली से उसके बाद आपने 1506 में आपको दिल्ली से आप आगरा को अपनी राजधानी इन्होंने बना लिया था। अगर आगे बात करें तो इन्होंने एक नया पैमाना बनाया था, गज ए सिकंदरी। क्या बनाया था इन्होंने? गज ए सिकंदरी। ये बहुत बार पूछता है कि गज ए सिकंदरी नामक पैमाना किसने बनाया था? तो ये सिकंदर लोदी का था। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बने कि गज ए सिकंदरी जो पैमाना था किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने। आगरा नामक शहर किसने बनाया था? सिकंदर लोदी ने। कब बसाया था? 1504 में, और 1506 में दिल्ली से अपनी राजधानी आगरा शिफ्ट कर ली थी। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स थे, और गुलरुखी नामक कविताएं अपने ये लिखते थे। उसके बाद सिकंदर लोदी के बाद आ जाता है इब्राहिम लोदी। जी हाँ, इब्राहिम लोदी आ जाता है सिकंदर लोदी के बाद। तो सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी, इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या कुछ इन्होंने तीर मारे, झंडे गाड़े इतिहास में। तो देखिए, सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी आ जाता है, और इब्राहिम लोदी वंश का सबसे लास्ट शासक थे। तो लास्ट थे ये इब्राहिम लोदी, और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा मारा गया था। मतलब ये किसके द्वारा इनकी मृत्यु हुई थी? बाबर द्वारा मृत्यु हुई थी, और यहीं से फिर क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य का आपका नींव पड़ गई थी। ठीक है, लोदी वंश का लास्ट शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। उसके बाद पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किसके बीच हुआ था? बाबर के और किसके? इब्राहिम लोदी के बीच में। और इसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी, और यहीं से फिर दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया था, और बाबर का मुगल सल्तनत यहां से स्टार्ट हो गई थी। तो ये सब कुछ था दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, क्लास नंबर 3, उसमें हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से मुगल साम्राज्य का उदय हुआ, क्या क्या करे इन्होंने। क्योंकि पहले बाबर आए, फिर हुमायूं आया, फिर आपका अकबर आया, फिर इस तरह से चलते चले गए, और सबके बारे में एक एक करके जो जो इंपोर्टेंट होगा, जहां से क्वेश्चन बनने की उम्मीदें हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में, जो नेक्स्ट तीसरी वीडियो आएगी उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो ये पार्ट 2 था। पार्ट फर्स्ट जाके आप देख सकते हैं, चैनल पर प्राचीन भारत के नाम से वीडियो पड़ी होगी, उसको आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है, वहां भी आपको पॉइंट टू पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की है। तो पार्ट सेकंड यहीं पर खत्म करते हैं। दिल्ली सल्तनत का हमने यहाँ पे इब्राहिम लोदी लास्ट थे, यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया है। बाबर के युद्ध के बारे में बात करेंगे, और आगे की जो सल्तनत है, जो मुगल सल्तनत है, उसके बारे में देखेंगे। तो ये सब कुछ था। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा।